तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। कसीना रखते हैं ना रुकते हैं ना थमते हैं, चाहे जितनी मेहनत कर ले थकने वालों में हम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। माटी के सच्चे लाल है हम, हर हाल में ही खुशहाल है हम। मौसम कोई रुत हो कोई, एक पल भी आंखें नम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। जंतु विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है? आसाम के पहले रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? गुवाहाटी और शिलोंग। मिजोरम राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? आज हमारी टीम हल्दर चली गई है डेंजर जोन में। डेंजर जोन में जाने की प्रक्रिया आखिरी थी और अगले एपिसोड में एलिमिनेशन भी आखिरी ही होगी। नमस्कार, मैं हूं इस कार्यक्रम का सूत्रधार यानी आपका होस्ट सचिन खुराना और आप सभी का एक बार फिर से प्यार भरा स्वागत करता हूं। और मैं हूं आपकी दोस्त भावना रॉय, आ चुकी हूं इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ और आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूं। कृषि ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर इस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। सचमुच उम्मीद से ही है ये रहा, उम्मीद से है जिंदगी, इसलिए इंसान को कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद ही हौसला देती है और जीतने के लिए हौसला बहुत जरूरी है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ हर एक टीम हौसले से भरी हुई है और उनके जीतने की उम्मीद भी बहुत है। तो चलिए आगे देखते हैं होता है क्या। आगे बढ़ते हुए पहले दर्शकों को मिलवाते हैं अपनी चारों टीम्स और एक्सपर्ट से। हमारी पहली टीम भूमिपुत्र, हमारी दूसरी टीम है टीम हल्दर, हमारी तीसरी टीम है टीम अन्नदाता, हमारी आखिरी यानी चौथी टीम का नाम है टीम खेतीहर। हमारे एक्सपर्ट पैनल में है श्री भोए कमलेश पांडुरंग जी, डॉक्टर दीपक शिंदे जी, श्री योगेश भाकुरे जी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 4 टीम है और जिस टीम से जो भी सवाल पूछा जाएगा तो वो टीम आपस में विचार विमर्श करके कम से कम समय लेते हुए सही जवाब देगी। सवालों जवाबों के आधार पर एपिसोड के अंत में देखा जाएगा कि किस टीम का स्कोर कम है। और साथ ही मैं आप सभी को ये बात याद दिलाना चाहती हूँ कि आज आखिरी एलिमिनेशन होगा और एलिमिनेटेड सदस्य वापस आ भी नहीं पाएगा और फिर 25वें एपिसोड में कोई भी टीम डेंजर जोन में नहीं जाएगी क्योंकि 26वें एपिसोड में कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, सीधा विजेता टीम की घोषणा होगी। एक बात और याद दिला दें कि सवालों की फसल काटते काटते जो टीम हमारी आखिरी यानी 26वें एपिसोड में विजेता टीम रहेगी उसे मिलेंगे 1 लाख रुपए। तो दोस्तों विजेता टीम की खोज के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम किसी से कम नहीं के राउंड्स की बात करते हैं। हर एपिसोड में 4 राउंड्स हैं और इन राउंड्स के नाम इस प्रकार हैं। पहला राउंड खेती बाड़ी राउंड,
इस राउंड में खेती बाड़ी से जुड़े 2-2 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब देने पर टीम को मिलेंगे पूरे 10 नंबर। दूसरा राउंड यानी बागबानी राउंड। इस राउंड में 2-2 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब देने पर मिलेंगे टीम को पूरे 10 नंबर प्रति क्वेश्चन। तीसरा राउंड यानी कि बजर राउंड। बजर राउंड में 10 सवाल होंगे और जो टीम सबसे पहले बजर दबाकर सही जवाब देगी उसे मिलेंगे हर सही जवाब के 10 नंबर और अगर जवाब गलत हुआ तो कट जाएंगे 5 नंबर। चौथा राउंड रैपिड फायर राउंड। इस राउंड में हर टीम से 5-5 सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जाएंगे और इस राउंड में हर सवाल के 2-2 नंबर हैं। आपको इन सभी का उत्तर 1 मिनट में देना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम किसी से कम नहीं के एपिसोड के पहले राउंड से, जो कि है खेती बाड़ी राउंड। और खेती बाड़ी राउंड का पहला सवाल है टीम भूमिपुत्र से। टीम भूमिपुत्र, क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है। टीम भूमिपुत्र, आपका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? विकल्प ए सरसों, विकल्प बी ज्वार, विकल्प सी बाजरा या फिर विकल्प डी मक्का। तो सवाल ये है कि इन सब में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? विकल्प ए सरसों, विकल्प बी ज्वार, विकल्प सी बाजरा, विकल्प डी मक्का। ए सरसों। जजेस, इन्होंने उत्तर दिया है विकल्प ए सरसों। क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत? बिल्कुल सही जवाब। टीम भूमिपुत्र बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस फसल में सर्वाधिक जिप्सम की आवश्यकता होती है? विकल्प ए गेहूं, विकल्प बी धान, विकल्प सी मूंगफली या फिर विकल्प डी बरसीम। यानी कि इन सब क्रॉप्स में से सबसे ज्यादा जिप्सम की जरूरत किस फसल को होती है? विकल्प ए गेहूं, विकल्प बी धान, विकल्प सी मूंगफली या फिर विकल्प डी बरसीम। मूंगफली। विकल्प सी, क्या ये उत्तर सही है या फिर गलत? सही जवाब। अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी टीम की ओर, टीम हल्दर। आप तैयार हैं? बिल्कुल। आपका पहला सवाल इस प्रकार है, इनमें से कौन सी फसल कंपोजिट प्रजाति की है? विकल्प ए जौ, विकल्प बी गिनी घास, विकल्प सी चना या विकल्प डी सूरजमुखी। यानी इनमें से कौन सी क्रॉप या फसल कंपोजिट प्रजाति की है? विकल्प ए जौ, विकल्प बी गिनी घास, विकल्प सी चना या विकल्प डी सूरजमुखी। सूरजमुखी। एक्सपर्ट्स, क्या उनका उत्तर सही है? उत्तर बिल्कुल सही है। आपका दूसरा सवाल है, गेहूं के लिए 2 सिंचाई की उपलब्धता के मामले में किस अवस्था में फसल की सिंचाई की जानी चाहिए? आपके 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है टिलरिंग एंड फ्लोरिंग, विकल्प बी क्राउन रूट इनिशिएशन एंड मिल्किंग स्टेज, विकल्प सी क्राउन रूट इनिशिएशन एंड फ्लावरिंग, विकल्प डी लेट जॉइंट एंड डॉ स्टेज। गेहूं के लिए 2 सिंचाई की उपलब्धता के मामले में किस अवस्था में फसल की सिंचाई की जानी चाहिए? विकल्प ए है आपका टिलरिंग एंड फ्लावरिंग, विकल्प बी क्राउन रूट इनिशिएशन एंड मिल्किंग स्टेज, विकल्प सी क्राउन रूट इनिशिएशन एंड फ्लावरिंग, विकल्प डी लेट जॉइंट एंड डो स्टेज। विकल्प सी। एक्सपर्ट्स, इनका उत्तर है विकल्प सी क्राउन एंड रूट इनिशिएशन एंड फ्लावरिंग। क्या ये उत्तर सही है? जवाब बिल्कुल सही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं खेती बाड़ी राउंड की अगली टीम की ओर, अन्नदाता टीम की ओर। क्या आप लोग तैयार हैं? अन्नदाता टीम, आपका पहला प्रश्न है, एक सामान्य किसान निम्न में से किसके लिए देसी हल का इस्तेमाल करता है? विकल्प ए भूमि की जुताई, विकल्प बी एकत्रित खरपतवार, विकल्प सी मिट्टी का चूर्ण बनाना, विकल्प डी उपरोक्त सभी कार्य।
जनरली एक कॉमन किसान इनमें से किसके लिए देसी हल का उपयोग करता है? विकल्प ए भूमि की जुताई, विकल्प बी एकत्रित खरपतवार, विकल्प सी मिट्टी का चूर्ण बनाना या फिर विकल्प डी उपरोक्त सभी कार्य। उपरोक्त सभी कार्य। जजेस, क्या विकल्प डी उपरोक्त सभी कार्य सही उत्तर है या नहीं? आपका जवाब सही है। अन्नदाता टीम, आपका दूसरा प्रश्न है, गन्ना कोल्हू का रोलर किस स्टील से बना होता है? विकल्प ए कास्ट आयरन, विकल्प बी गन मेटल, विकल्प सी हाई कार्बन स्टील, विकल्प डी गढ़ा लोहा। यानी कि शुगर केन प्रेशर का रोलर किस स्टील से बना होता है? विकल्प ए कास्ट आयरन, विकल्प बी गन मेटल, विकल्प सी हाई कार्बन स्टील, विकल्प डी गढ़ा लोहा। कास्ट आयरन। कास्ट आयरन यानी कि विकल्प ए। क्या ये उत्तर सही है या फिर गलत? उत्तर बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं टीम खेतीहर की ओर। टीम खेतीहर तैयार हो जाइए, आपका पहला प्रश्न आपके पास आने वाला है। आपका पहला प्रश्न है, भारत में सिंचाई की नहर शुद्ध कार्य प्रणाली के तहत आमतौर पर छोटी नहर में कितनी मात्रा में पानी चलाने की अनुमति होती है? आपके चार विकल्प हैं। पहला विकल्प है 4 क्यूसेक से कम, दूसरा विकल्प है विकल्प बी 10 क्यूसेक से कम, विकल्प सी है 15 से 20 क्यूसेक के बीच, विकल्प डी 25 से 30 क्यूसेक के बीच। यानी कि हमारे देश भारत में इरिगेशन कैनाल प्योर वर्क मेथड के अंडर स्मॉल कैनाल में जनरली कितनी क्वांटिटी में आप पानी छोड़ सकते हैं? विकल्प ए 4 क्यूसेक से कम, विकल्प बी 10 क्यूसेक से कम, विकल्प सी 15 से 20 क्यूसेक के बीच, विकल्प बी 25 से 30 क्यूसेक के बीच। विकल्प बी 10 क्यूसेक से कम। इनका उत्तर है विकल्प बी 10 क्यूसेक से कम। राइट आंसर। उत्तर बिल्कुल सही था आपका। अब बढ़ते हैं आपके दूसरे सवाल की ओर। जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? चार विकल्प हैं आपके। विकल्प ए है मक्का, विकल्प बी ज्वार, विकल्प सी धान या विकल्प डी जौ। यानी कि जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? विकल्प ए मक्का, विकल्प बी ज्वार, विकल्प सी धान या विकल्प डी जौ। विकल्प सी धान। इनका उत्तर है विकल्प सी धान। क्या ये उत्तर सही है या? सही जवाब। इसी के साथ हमारा पहला राउंड खेती बाड़ी राउंड यही खत्म होता है और इस राउंड के बाद चारों टीम्स के स्कोर इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्रों को मिले हैं 20 में से 20 अंक, टीम हल्दर को मिले हैं 20 में से 20 अंक, टीम अन्नदाता को मिले हैं 20 में से 20 अंक और टीम खेतीहर को भी मिले हैं 20 में से 20 अंक। जैसे कि यहाँ सारी टीम्स बहुत ही शानदार, उम्दा, अमेजिंग खेल रही हैं, स्कोर बड़े अच्छे हैं इनके। इससे पहले कि हम दूसरे राउंड की ओर बढ़े, उससे पहले भावना जी बताइए ना कुछ। चलिए ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। किसान जो अपनी खेती करता है उसमें अंधाधुंध तरीके से रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव करता है और उस छिड़काव से ये मित्र कीटक भी मर जाते हैं। बल्कि ऐसे कीटनाशकों का छिड़काव करे कि जो मित्र कीटकों को न मारे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक
के बाद एक बार फिर से मैं भावना रॉय अपने को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ हम चाहेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट दीपक सर खेती या किसानी से संबंधित किसी विषय पर अगर कुछ ज्ञान साझा करेंगे तो हमें बेहद खुशी होगी। नमस्कार, आज हम जानेंगे मित्र कीटक उनके बारे में। हमारे फसल पर दो प्रकार के कीट आते हैं, एक होते हैं मित्र कीटक और दूसरे होते हैं शत्रु कीटक। तो जो शत्रु कीट होते हैं यानी कि ऐसे कीट की जो हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, फसल के जड़ों, तनों, फूलों और फलों में छेद करते हैं और उनका नुकसान करते हैं। उनके उदाहरण है महू, तेला, मिलीबग, विभिन्न प्रकार की इल्लियाँ और तना छेदक। और दूसरे प्रकार के कीटक होते हैं, उनको हम कहते हैं मित्र कीटक। वो हमारे फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि जो शत्रु कीटक है उन पर उपजीविका करते हैं, यानी उनका नेचुरल कंट्रोल करने का उपाय ये मित्र कीटक करते हैं। किसान जो अपनी खेती करता है उसमें अंधाधुंध तरीके से रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव करता है और उस छिड़काव से ये मित्र कीटक भी मर जाते हैं। तो जब भी किसान डिसीजन ले कि उसकी फसल पर उसे रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव करना है तो पहले ये जांच ले कि मित्र कीटकों की संख्या कितनी है और शत्रु कीटकों की संख्या कितनी है। अगर मित्र और शत्रु कीटकों की संख्या 2 से 1, 2:1 इस अनुपात में हो तो वो डिसीजन ले कि इस पर छिड़काव ना करे रासायनिक कीटनाशकों का, बल्कि ऐसे कीटनाशकों का छिड़काव करे कि जो मित्र कीटकों को न मारे। ये मित्र कीटक विभिन्न प्रकार की इल्लियों, तना छेदक, इनके अंडों पर उपजीविका करता है, यानी उन्हें मार देता है, जिससे कि हमारे फसल का होने वाला नुकसान बच जाता है। तो किसान भाइयों को जब भी छिड़काव करे तो वो पहले ये डिसीजन ले, अपनी फसल का अच्छे तरह से निरीक्षण कर ले कि उसमें मित्र कीटकों की संख्या कितनी है और शत्रु कीटकों की संख्या कितनी है। उसके आधार पर अगर वो रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव करे तो इन कीटकों का भी संवर्धन होगा और किसान को रासायनिक कीटनाशकों पर का जो खर्चा होता है वो भी कम होगा। धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर शिंदे जी, शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं हम किसी से कम नहीं के दूसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है बागबानी राउंड। इस राउंड में हर टीम से 2-2 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल के 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प चुनने पर आपको मिलेंगे 10 नंबर। तो बागबानी राउंड का पहला सवाल पूछते हैं टीम भूमिपुत्र से। टीम भूमिपुत्र, क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है। आपका पहला प्रश्न है, शलजम किस तरह की सब्जी है? विकल्प ए जड़ वाली सब्जी, विकल्प बी कंद वाली सब्जी, विकल्प सी फली वाली सब्जी या फिर विकल्प डी शल्क वाली सब्जी। शलजम किस टाइप की वेजिटेबल है? विकल्प ए जड़ वाली सब्जी, विकल्प बी कंद वाली सब्जी, विकल्प सी फली वाली सब्जी या फिर विकल्प डी शल्क वाली सब्जी। जड़ वाली सब्जी। जजेस, विकल्प ए जड़ वाली सब्जी, क्या ये उत्तर सही है या फिर नहीं? राइट आंसर। टीम भूमिपुत्र, आपका दूसरा प्रश्न है, अनार कैसे उगाया जाता है? विकल्प ए रनर्स द्वारा, विकल्प बी कलिका यंत्र द्वारा, विकल्प सी एनार्चिंग द्वारा या फिर विकल्प डी हार्डवुड कटिंग द्वारा। यानी कि अनार का दालम कैसे उगाया जाता है? विकल्प ए रनर्स द्वारा, विकल्प बी कलिका यंत्र द्वारा, विकल्प सी एनार्चिंग द्वारा या फिर विकल्प डी हार्डवुड कटिंग द्वारा। हार्डवुड कटिंग द्वारा। विकल्प डी हार्डवुड कटिंग द्वारा, क्या ये उत्तर सही है या फिर गलत? जवाब बिल्कुल सही है। फिर आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी टीम की ओर, टीम हल्दर। आप तैयार हैं? आपका पहला सवाल इस प्रकार है, सदाबहार पौधों में काट छांट किस माह में करनी चाहिए? आपके 4 विकल्प हैं। विकल्प ए जुलाई अगस्त में, विकल्प बी जनवरी फरवरी में,
विकल्प सी अगस्त सितंबर में, विकल्प डी अप्रैल मई में। मतलब ये है कि सदाबहार पौधों की कटाई छटाई किस महीने में करना उचित है। विकल्प ए जुलाई अगस्त में, विकल्प बी जनवरी फरवरी में, विकल्प सी अगस्त सितंबर में, विकल्प डी अप्रैल मई में। अप्रैल मई में। एक्सपर्ट्स, क्या उनका उत्तर सही है या आपका जवाब सही है। टीम हल्दर, आपका दूसरा सवाल है, जामुन की फसल हेतु किस आकार के गड्ढे तैयार करने चाहिए? विकल्प ए बड़े आकार, विकल्प बी मध्यम आकार, विकल्प सी छोटे आकार, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि जामुन की फसल के लिए किस शेप के गड्ढे खोदने चाहिए? विकल्प ए बड़े आकार के गड्ढे, विकल्प बी मध्यम आकार, विकल्प सी छोटे आकार, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। बड़े आकार। एक्सपर्ट्स, क्या इनका उत्तर सही है? बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली टीम अन्नदाता की ओर। टीम अन्नदाता, क्या आप लोग तैयार हैं? आपका पहला प्रश्न, आलू में कंद बनाने के लिए उपयुक्त तापमान क्या है? विकल्प ए 12 से 15 डिग्री सेल्सियस, विकल्प बी 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, विकल्प सी 25 से 27 डिग्री सेल्सियस या फिर विकल्प डी 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आलू में कंद अथवा ट्यूबर बनाने के लिए सही टेम्परेचर क्या होना चाहिए? विकल्प ए 12 to 15 डिग्री सेल्सियस, विकल्प बी 18 to 20 डिग्री सेल्सियस, विकल्प सी 25 to 27 डिग्री सेल्सियस या फिर विकल्प डी 30 to 32 डिग्री सेल्सियस। 18 से 20। टीम अन्नदाता का उत्तर है विकल्प बी 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। क्या ये उत्तर सही है या फिर नहीं? जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की तरफ अन्नदाता टीम। इनमें से कौन सी फसल कुकुरबिटेसी कुल की है? विकल्प ए स्पंज लौकी, विकल्प बी बायसुरी, विकल्प सी बाजरा या फिर विकल्प डी चना। मतलब कि इनमें से कौन सी क्रॉप कुकुरबिटेसी प्रजाति की है? विकल्प ए स्पंज लौकी, विकल्प बी बायसुरी, विकल्प सी बाजरा, विकल्प डी चना। आपके विकल्प एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ। विकल्प ए स्पंज लौकी, विकल्प बी बायसुरी, विकल्प सी बाजरा, विकल्प डी चना। स्पंज लौकी। जजेस, अन्नदाता टीम का उत्तर है विकल्प ए स्पंज लौकी। क्या ये उत्तर सही है या फिर नहीं? बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की ओर, टीम खेतीहर। टीम खेतीहर, आप तैयार हैं? तैयार है। बागवानी राउंड का पहला सवाल आपके लिए ये है, इनमें से कौन सी फसल माल बेसी कुल की है? विकल्प ए मूली, विकल्प बी शलगम, विकल्प सी गुड़हल, विकल्प डी बायसुरी। ऑप्शंस दोबारा एक बार फिर। विकल्प ए मूली, विकल्प बी शलगम, विकल्प सी गुड़हल, विकल्प डी बायसुरी। विकल्प सी गुड़हल। इनका उत्तर है विकल्प सी गुड़हल। क्या उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? उत्तर बिल्कुल सही है। सही उत्तर के साथ चलते हैं आपके दूसरे सवाल की ओर। टीम खेतीहर, आपका दूसरा सवाल इस प्रकार है, मूंगफली की उत्तम बीज की अंकुरण क्षमता कितनी प्रतिशत होती है? विकल्प ए 70%, विकल्प बी 80%, विकल्प सी 90% या विकल्प डी 100%। यानी कि ग्राउंड नट्स की बेस्ट सीड्स की जर्मिनेशन कैपेसिटी कितने % होती है? विकल्प ए 70%, विकल्प बी 80%, विकल्प सी 90% या विकल्प डी 100%। विकल्प ए 70%।
इनका उत्तर है विकल्प ए 70%। क्या उत्तर सही है? इस सवाल का सही उत्तर है। हम किसी से कम नहीं शो का दूसरा राउंड यानी कि बागवानी राउंड 4 टीम से 8 सवाल पूछने के बाद यही खत्म होता है। इस दूसरे राउंड के बाद चारों टीम्स के स्कोर इस प्रकार है। टीम भूमिपुत्र को मिले हैं 20 में से 20 अंक। टीम हल्दर को भी मिले हैं 20 में से 20 अंक। टीम अन्नदाता को मिले हैं 20 में से 20 अंक और खेतीहर को भी मिले हैं 20 में से 20 अंक। और इस तरह पहले और दूसरे राउंड के स्कोर मिलाकर टीम्स का स्कोर इस प्रकार है। टीम भूमिपुत्र को मिले हैं 40 में से 40 अंक। हल्दर को भी मिले हैं 40 में से 40 अंक। अन्नदाता को भी मिले हैं 40 में से 40 अंक और खेतीहर को मिले हैं 40 में से 40 अंक। जैसा कि आप देख रहे हैं 2 राउंड के बाद हमारी सारी टीम्स बहुत ही उम्दा खेल रही हैं। लेकिन इससे पहले हम अगले राउंड की तरफ बढ़े उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बैंगन में लिटिल लीफ का कारण क्या है? नागालैंड राज्य के कुल खाद्यान्न का कितने प्रतिशत चावल उगाया जाता है? गलत जवाब। निम्न में से कौन सा कारक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को स्थापित करता है? किसी से कम नहीं, कम नहीं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं भावना रॉय अपने को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। एपिसोड दर एपिसोड हमने किसान और उसकी किसानी की बात की है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि किसान की और बात की जाए। किसान से संबंधित जिस भी टॉपिक को लेते हैं वही टॉपिक ऐसा लगता है कि ये बहुत जरूरी है। अब समझ नहीं आता कौन सा टॉपिक लें और कौन सा नहीं। फिर भी कृषि ज्ञान के लिए एक टॉपिक तो चुनना बहुत जरूरी है। आज के इस एपिसोड में जिस ज्ञान की चर्चा हम करने जा रहे हैं वो है किसान की विदेश नीति। जी हाँ, किसान अपनी खेती और उन्नत बनाने के लिए विश्व भर में नजर गड़ाए रखता है और इस बात की जानकारी रखता है कि किस देश ने कृषि को उन्नत बनाने के लिए कौन सी नई खोज की है। इसी के चलते बहुत से भारतीय किसानों ने अपने खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए विदेशी टेक्नोलॉजी और मशीनरी को अपनाया है। जैसे महाराष्ट्र में स्ट्रॉबेरी की कृषि के अनुकूल मौसम है ही नहीं। हमारे अन्नदाता टीम के कप्तान विष्णुपन भोली जी ने ये टेक्नोलॉजी अपनाकर ऐसे ही महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्ट्रॉबेरी की खेती की है। आइए देखते हैं इनका एक वीडियो। इनका नाम विष्णुपंत गंगाराम ढोली है। इनके पिताजी का नाम श्री गंगाराम शंकर ढोली है। इनके पास बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री होने के कारण इनके गांव और इलाके के सभी किसान और दोस्त भी इनको तवज्जो देते हैं। वैसे भी स्थानीय लोग इन्हें एग्रीकल्चर कंसल्टेंट के रूप में जानते हैं। विष्णु जी के पास सिर्फ 2 एकड़ ही जमीन है। इसी 2 एकड़ जमीन पर ये लोग बहुत किस्म की फसलों की खेती करते हैं। इन्होंने अपने लगभग खेती पर पॉली हाउस का निर्माण कर लिया है। पॉली घर या पॉली हाउस पॉलिथीन से बना एक रक्षात्मक छायाप्रद घर है जिसका उपयोग उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये अर्धवृत्ताकार, वर्गाकार या लंबे आकार का हो सकता है। इसमें लगे उपकरणों की सहायता से इसके अंदर का ताप
आर्द्रता, प्रकाश आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। पॉली हाउस तकनीक का उपयोग संरक्षित खेती के तहत किया जा रहा है। इस तकनीक से जलवायु को नियंत्रित कर दूसरे मौसम में भी खेती की जा सकती है। इस तरह जब चाहे मनपसंद फसल पैदा कर सकते हैं। विष्णु पंत जी स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए बहुत मशहूर हैं और इस खेती से ये बहुत मुनाफा कमाते हैं। पिछले साल इन्होंने पॉली हाउस के अंदर स्ट्रॉबेरी लगाया था, पर इस वर्ष इन्होंने प्रयोग के तौर पर स्ट्रॉबेरी की खेती खुले खेत में लगाई और इनका ये प्रयोग भी बहुत सफल रहा है। विष्णु पंत जी नर्सरी करके स्ट्रॉबेरी का पौधा भी जरूरतमंद किसानों को बेचते हैं। इससे विष्णु पंत जी को अलग से आमदनी हो जाती है। बस स्ट्रॉबेरी की खेती में पानी की सिंचाई का खास ध्यान रखना पड़ता है। ड्रिप इरिगेशन यानी टपक विधि की सुविधा हो तो पानी की खपत कम होती है। आमतौर पर एक दिन छोड़कर स्ट्रॉबेरी की हार्वेस्टिंग यानी कि तोड़ाई की जाती है। कभी तो सप्ताह में 4 या 5 दिन भी हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग का सबसे अच्छा समय या तो सुबह या शाम से पहले होता है, जब दिन का तापमान कम रहता है, क्योंकि अगर तापमान ज्यादा रहेगा तो फल के जल्दी खराब होने की संभावना रहेगी। कुल मिलाकर विष्णु पंत जी का यही कहना है कि अपने खेत में खेती करके जो आनंद मिलता है वो नौकरी में कभी भी नहीं मिलेगा। वो ये भी कहते हैं कि खेती का कोई भी विकल्प इस ब्रह्मांड में नहीं है। खेती है तो जीवन है, वरना समाज पूर्ण रूप से नष्ट ही है। तो क्यों ना हम सब मिलकर खेती ही करें और देश को समृद्ध बनाएं। किसान है अन्नदाता, यही है देश के भाग्य विधाता। इसी तरह के बहुत से उदाहरण हैं जो साबित करते हैं कि भारतीय किसान किसी भी तरह से पिछड़ना नहीं जानता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भारतीय किसान विश्व भर में एक मिसाल बनते जा रहे हैं। अब रुख करते हैं तीसरे राउंड की ओर, जिसका नाम है बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल पूछे जाएंगे और जो टीम पहले बटन दबाएगी वो उस सवाल का जवाब देगी और सही जवाब देने वाले को मिलेंगे 10 अंक। और अगर जवाब गलत दिया या बटन दबाने के बाद जवाब नहीं दिया तो 5 नंबर माइनस हो जाएंगे। दोस्तों, हर एक टीम को एक बात का और ध्यान रखना होगा और वो ये है, बजर सवाल पूरा होने पर ही बजाएं। और दूसरी बात यह है कि जिस टीम ने बटन दबाया और वो टीम बटन दबाने के बाद सही उत्तर नहीं देती या फिर उत्तर देती ही नहीं है तो उस सवाल का जवाब हमारे कृषि विशेषज्ञ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं बजर राउंड। बजर राउंड का पहला सवाल है, काजू किस जलवायु वाला फल है? टीम हल्दर जवाब दीजिए। उष्ण। इनका उत्तर है उष्ण। क्या उत्तर सही है जजेस? बिल्कुल सही जवाब। बजर राउंड का दूसरा प्रश्न, देश में कुल खाद्यान्न के उत्पादन में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? टीम हल्दर कृपया अपना उत्तर दें। आप इतना समय नहीं ले सकते, ये बजर राउंड है। गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। जजेस, क्या इनका उत्तर राइट है या फिर रॉन्ग? उत्तर गलत। आपके होते हैं -5 नंबर। जजेस, इसका उत्तर बता दें हमें। उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। बजर राउंड का तीसरा सवाल है, देश में सोयाबीन के उत्पादन में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? किसी ने बजर नहीं दबाया, यानी कि ये उत्तर किसी को आता ही नहीं है। आई थिंक कोई कोशिश भी नहीं कर रहा कि -5 ना हो जाए। तो यानी कि सभी कंटेस्टेंट बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, ये तो अच्छी ही बात है, लेकिन इसका उत्तर जानना बहुत जरूरी है। तो जजेस हमें बताएं इसका उत्तर क्या है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। बजर राउंड का चौथा प्रश्न, दलहनी फसलों के दानों में कौन सी अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? ओह इस बार भी ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर
चलिए बताइए हल्दर टीम, मिथेयोनिन। क्या ये सही उत्तर है या नहीं? बिल्कुल सही जवाब। बजर राउंड का 5वां सवाल इस प्रकार है, रासायनिक खेती में कार्बनिक खेती प्रमाणीकरण में कितने वर्ष का समय लगता है? अन्नदाता आपने बजर दबाया, पहले जवाब दीजिए। 3 या 4 वर्ष। 3 या 4 वर्ष। क्या उत्तर सही है या गलत? राइट आंसर। बजर राउंड का 6ठा प्रश्न, नागालैंड राज्य के कुल खाद्यान्न का कितने प्रतिशत चावल उगाया जाता है? टीम अन्नदाता कृपया अपना उत्तर दें। 72%। 72%। क्या ये उत्तर सही है जजेस? गलत जवाब। सही जवाब दें हमें। 75%। ओह, सिर्फ 3% से चूक गए आप। बजर राउंड का 7वां सवाल है, बैंगन में लिटिल लीफ का कारण क्या है? टीम हल्दर अपना जवाब दें। जजेस इनका उत्तर सही है या नहीं? गलत जवाब। एक्सपर्ट्स, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। तो चलिए बढ़ते हैं बजर राउंड के 8वें प्रश्न की तरफ। संतुलित पशु आहार के अनुसार प्रत्येक पशु को साधारण नमक कितने ग्राम देना चाहिए? जजेस, आपको क्या लगता है आज सारी टीम इतनी खामोश क्यों है? क्या बहुत कड़े प्रश्न इनसे पूछे जा रहे हैं? प्रेशर ज्यादा है उनपे। प्रेशर ज्यादा है। कोई अपने -5 नहीं करवाना चाहता। तो जजेस, आपसे ही ये प्रश्न का उत्तर जानना चाहेंगे फिर। उत्तर है 50 ग्राम। बजर राउंड का 9वां सवाल है, निम्न में से कौन सा तरीका धीमी शक्ति की मशीन की ओर धीमी गति से चलाने वाला मशीन के लिए सर्वोत्तम है? अन्नदाता टीम, आपने बजर दबाया है, जवाब दीजिए। पुली बेल्ट। इनका उत्तर है पुली बेल्ट। क्या उत्तर सही है जजेस? राइट आंसर। राइट आंसर। बहुत खूब। चलिए बजर राउंड का 10वां यानी आखिरी प्रश्न, कौन सा कारक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को स्थापित करता है? सोचिए सोचिए सोचिए। आप सभी का समय समाप्त होता है। हम ये प्रश्न अब जजेस से पूछेंगे। जजेस, हमें इसका उत्तर दें। इसका सही जवाब है देश के लोगों का उच्च प्रति व्यक्ति आय। हमारे टीम्स के स्कोर्स हैं। टीम भूमिपुत्रों को मिले हैं 0 नंबर, टीम हल्दर को मिले हैं 20 - 10 यानी कि 10 नंबर, टीम अन्नदाता को मिले हैं 20 - 5 यानी कि 15 नंबर, और टीम खेतिहर को भी मिले हैं 0 नंबर। इस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे राउंड के नंबर मिलाकर चारों टीम्स का स्कोर इस प्रकार है। टीम भूमिपुत्र का टोटल नंबर है 40, टीम हल्दर का स्कोर है 50, टीम अन्नदाता को मिले हैं 55 नंबर, टीम खेतिहर का टोटल नंबर है 40। जैसे आप देख रहे हैं कि 3 राउंड्स के बाद टीम अन्नदाता यहां पर सबसे अच्छा स्कोर कर रही है और टीम भूमिपुत्र और टीम खेतिहर सबसे कम स्कोर कर रही है। और अब रैपिड फायर राउंड का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक रैपिड फायर ब्रेक। भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? आसाम के पहले एशियाई खेल स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? किस वर्ष मणिपुर को अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया था? किसी से कम नहीं, कम नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। रैपिड फायर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते शो में, जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब रुख करते हैं इस शो के चौथे राउंड की तरफ, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। जैसा कि शुरू में ही बताया जा चुका है, इस राउंड की हर एक टीम से 1 मिनट के अंदर फटाफट 5 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक टीम को फटाफट जवाब देने होंगे। हर सवाल के 2-2 नंबर होंगे। आप लोग ये राउंड समझ चुके हैं? तो चलिए शुरू करते हैं टीम भूमिपुत्र से। आप तैयार हैं? तैयार है। आपका समय शुरू होता है अब। टीम भूमिपुत्र, किस दलहन फसल की क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा एरिया चना के अंडर है। भारत में किस वर्ष गहन कृषि जिला कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था? 1960-61। धान की फसल किस खेती के अंतर्गत आती है? उष्णकटिबंधीय मीन्स ट्रॉपिकल। राष्ट्रीय किसान आंदोलन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। भारत के किस भाग में सूर्योदय की भूमि के रूप में जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश। इनके 5 उत्तर मिल गए हैं मेरे जजेस। तो क्या ये उत्तर सारे सही हैं या एक आध गलत है इसमें? भूमिपुत्र टीम के 5 सवालों के जवाब बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की अगली टीम की ओर, यानी कि टीम हल्दर। टीम हल्दर, क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है। आपका समय शुरू होता है अब। सिक्किम किस वर्ष में भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? 1975। आसाम का पहला फिल्म स्टूडियो कब और कहां बना? ज्योति चित्रबन गुवाहाटी 1968। आसाम की पहली महिला IAS ऑफिसर कौन थी? पारुल दास। आसाम के पहले एशियाई खेल स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? पोबी तारो और डॉल्फिन सेंचुरी। गैंडों की संख्या सबसे ज्यादा किस पार्क या सेंचुरी में है? पोबी तारो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके जजेस, इन्होंने पूरी कोशिश की 5 सवालों का जवाब देने की। अब हमें बताएं कि उनके सभी उत्तर सही हैं या कुछ इधर उधर गड़बड़ भी। टीम हल्दर के 4 जवाब बिल्कुल सही है। जो चौथा क्वेश्चन था, असम के पहले एशियाई स्वर्ण पदक विजेता कौन थे, तो उसका आंसर था भोगेश्वर बरुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की ओर, टीम अन्नदाता। आप लोग तैयार हैं? तैयार है। आपका समय शुरू होता है अब। अरुणाचल प्रदेश का किस वर्ष पहले रेलवे लाइन मिली थी? 2013। त्रिपुरा का राज्य वृक्ष कौन सा है? अगार। किस वर्ष मणिपुर को अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया था? आपका समय जा रहा है। पास। वो कौन सा भारतीय राज्य है जिसके पास कोई रेलवे लाइन नहीं है? मेघालय। नागालैंड राज्य का आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। एक्सपर्ट्स, क्या सारे इनके उत्तर सही हैं? एक आध गलत है इसमें से। टीम अन्नदाता ने 4 सवालों के जवाब दिए, वो सभी सही है। एक्सपर्ट्स, जो सवाल इन्होंने पास किया था उसका सही जवाब क्या है? मणिपुर को 1972 में अलग राज्य का दर्जा दिया गया। अब बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की अगली टीम की ओर, टीम खेतीहर। टीम खेतीहर, आप लोग तैयार हैं? तैयार है। आपका समय शुरू होता है अब। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1875। योजना आयोग किस वर्ष भंग हुआ? 2014। नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? पौंडीचेरी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2015।
जजेस, कृपया हमें बताएं इनका परिणाम क्या निकला। खेतिहर टीम के 5 सवालों के जवाब बिल्कुल सही है। लेकिन इससे पहले हम अगले राउंड की तरफ बढ़े। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। किसी एक प्रतिभागी को शो से हमेशा के लिए बाहर जाना होगा। किसी से कम नहीं, कम नहीं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं भावना रॉय अपने को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। देखते हैं रैपिड फायर राउंड के स्कोर्स क्या हैं। टीम भूमिपुत्रों को मिले हैं 10 में से 10 अंक। टीम हल्दर को मिले हैं 10 में से 8 अंक। टीम अन्नदाता को मिले हैं 10 में से 8 अंक। टीम खेतिहर को मिले हैं 10 में से 10 अंक। इस तरह से चारों राउंड्स के नंबर मिलाकर सबका स्कोर इस प्रकार है। टीम भूमिपुत्र को मिले हैं 50 नंबर। टीम हल्दर का टोटल नंबर है 58 नंबर। टीम अन्नदाता का टोटल स्कोर है 63 नंबर। टीम खेतिहर को मिले हैं 50 नंबर। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले और आज के एपिसोड के आधार पर देखा जाएगा कि किस टीम का स्कोर दोनों एपिसोड के स्कोर मिलाकर सबसे कम है और जिस टीम का स्कोर सबसे कम होगा उस टीम का एक सदस्य आज के एपिसोड में हो जाएगा हमेशा के लिए एलिमिनेट। टीम अन्नदाता का दोनों एपिसोड का स्कोर इस प्रकार है। पिछले एपिसोड में टीम अन्नदाता का स्कोर था 70। इस एपिसोड में टीम अन्नदाता का स्कोर है 63, यानी कि टीम अन्नदाता का दोनों एपिसोड का टोटल स्कोर है 133 और इसी तरह से टीम अन्नदाता है पहले नंबर पर। टीम खेतिहर का दोनों एपिसोड का स्कोर इस प्रकार है। पिछले एपिसोड में इन्हें मिले थे 80 नंबर और इस एपिसोड में टीम खेतिहर को मिले हैं 50 नंबर, यानी कि खेतिहर का दोनों एपिसोड का स्कोर 130 और वो दूसरे नंबर पर है। टीम हल्दर के दोनों एपिसोड का स्कोर इस प्रकार है। पिछले एपिसोड में टीम हल्दर का स्कोर था 65 और इस एपिसोड में टीम हल्दर का स्कोर है 58। टीम हल्दर का दोनों एपिसोड का कुल स्कोर है 123 और इसी तरह से टीम हल्दर है तीसरे नंबर पर। टीम भूमिपुत्र का दोनों एपिसोड का स्कोर इस प्रकार है। पिछले एपिसोड में इन्हें मिले थे 70 नंबर और इस एपिसोड में टीम भूमिपुत्र को मिले हैं 50 नंबर, यानी दोनों एपिसोड का कुल स्कोर है 120 नंबर और इस तरह टीम भूमिपुत्र है चौथे नंबर पर। टीम भूमिपुत्र चौथे नंबर पर है, इसलिए आज टीम भूमिपुत्र के किसी एक प्रतिभागी को शो से हमेशा के लिए बाहर जाना होगा। टीम भूमिपुत्र, आप सभी आपस में सलाह मशवरा करके हमें ये बताएं कि आप किस प्रतिभागी को आज इस शो से बाहर जाने का रास्ता दिखाने वाले हैं। टीम भूमिपुत्र, आप किसको आज शो से बाहर जाने के लिए कहेंगे? हमारा हेमंत
हरिचंद बाहर जाएगा। अफसोस आज आपको शो से बाहर जाना पड़ रहा है। कितने ब्राइट स्टूडेंट हो और कितना अच्छा खेल रहे थे। आइए हमारे बीच आए। जोरदार ताली हेमंत के लिए। टीम भूमिपुत्र ने फैसला लिया है कि उनकी टीम में से आज हेमंत हरिश्चंद्र एलिमिनेट होंगे। हेमंत, जैसा आपको बताया जा चुका है कि अब इस राउंड के रूल्स के हिसाब से आप दोबारा इस गेम में वापस नहीं आएंगे, लेकिन अब आज बहुत उम्दा खेले, इनके लिए एक बार दोबारा तालियां। I wish you all the best. हेमंत, मैं आपके लिए कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। भावना, आपने बहुत सुंदर कहा है। बड़े ही सुंदर विचार और शब्द हैं ये। तो आइए हेमंत को अलविदा कहने से पहले देखते हैं एक वीडियो इनका। 19 वर्षीय हेमंत जी महाराष्ट्र के नाशिक जिले सिन्नर तालुका के एक छोटे से गांव दुबेरे के रहने वाले हैं, जो आज के नौजवानों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। जहां हमारी आज की युवा पीढ़ी चकाचौंध जीवन, गांव से शहर, शहर से महानगर और महानगर से विदेशों में बसने का सपना देखते हैं, वहीं हेमंत जी बिल्कुल इस बात के विपरीत गांव में बसने और कृषि को अपना जीवन अर्पित करने का फैसला कर चुके हैं। उन्होंने आगे की पढ़ाई एग्रीकल्चर में करने का तय कर लिया। डेयरी फार्मिंग का व्यवसाय जो उन्हें बेहद आकर्षित करता था, उन्होंने उसमें कदम रखा। हेमंत के डेयरी फार्म में 35 गायें हैं, जिनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। वो अपने फार्म में पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए और उन्हें साफ सुथरा रखने के लिए खुद धोते रहते हैं। पशुओं को पौष्टिक खाना मिले, उसका पूरा ध्यान वो खुद ही रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि स्वस्थ पशु ही ज्यादा और स्वस्थ दूध दे सकते हैं, जिनका दूध वो बड़ी बड़ी कंपनियों में सप्लाई करते हैं। हेमंत जी से आज न सिर्फ उनका परिवार बल्कि उनके दोस्त, रिश्तेदार भी बेहद खुश हैं और उसे मिसाल मानते हैं। पर वो इतने से संतुष्ट नहीं हैं। वो अपनी मेहनत और डेयरी फार्म को और आगे बढ़ाते हुए नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। उनका डेयरी फार्म आधुनिक उपकरणों से भरपूर है। जिसमें उनका एक सपना ये भी है कि उनकी माता मंजूषा जी के नाम पर एक डेयरी प्रोडक्ट की फैक्ट्री बनाएं। उनकी मेहनत और सूझबूझ को देखकर हम ये कह सकते हैं कि वो अपने मकसद में कामयाब जरूर होंगे। दोस्तों, इसी के साथ इस सीजन के आखिरी एलिमिनेशन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसीलिए अब हम लेते हैं आप सबसे इजाजत, इस वादे के साथ कि जल्द ही आपसे इसी मंच पर फिर से मिलेंगे अपने कृषि विशेषज्ञों और चारों टीम के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। इनमें से कौन सी फसल लेग्यूमिनेसी कुल की है? खेती के क्षेत्र में राजकुमारी देवी को पद्मश्री अवार्ड किस वर्ष में दिया गया था? खतरा अभी तक आप दोनों ही टीम्स के सर पर मंडरा रहा है। अब इन सभी टीम्स को बेखूबी पता है कि अगले यानी फाइनल एपिसोड के लिए कितनी तैयारी करनी है। जब धूप में बदन जलाते हैं तब ये अनाज उग पाते हैं। दुनिया की थाल सजाने में मिट भी जाए तो हम नहीं, अब मिलके शान